नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब जुड़ गए हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। वीरेंद्र नमस्कार। जी, बहुत स्वागत है। दो घटनाओं पर चर्चा करेंगे। वैसे तो तीन घटनाएं हैं, लेकिन जो तीसरी घटना है उस पर हम कल चर्चा कर चुके, इसलिए उस पर हम बस टच करेंगे उसको। लेकिन दो घटनाएं जो बड़ी आज हुई हैं, एक हुई है कि भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मिल गया है। ये बिहार से हैं। कौन सा? इस समय नीतीश कुमार की कैबिनेट में मंत्री हैं और नितिन नवीन इनका नाम है। इनके बारे में भी चर्चा करेंगे कि ये एक्चुअल में कौन है, लेकिन केवल 45 वर्ष के हैं। और जब मैं बता रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष 45 साल के बनने जा रहे हैं, नितिन नवीन, तो फिर हमारे जहन में ये बात आती है, दिमाग में ये बात आती है कि सामने जो मुकाबले में है कांग्रेस पार्टी, उसका अध्यक्ष की आयु कितनी है? तो वो 83 है जी, 80 साल से अधिक आयु के हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ये एक और मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है और एक सीधा सीधा संदेश भी है कि अब हम ये जो राजनीतिक विरासत है, ये नई पीढ़ी को सौंप रहे हैं धीरे धीरे। अगर हम देखें तो अलग अलग राज्यों में भी वो नई लीडरशिप लेकर के आए हैं। अपेक्षाकृत नौजवानों को उन्होंने आगे किया है, उनको जिम्मेदारियां सौंपी हैं और बहुत सारे नाम आपके दिमाग में इस समय उमड़ घुमड़ रहे होंगे। अलग अलग राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर हैं या जिन राज्यों में उनकी सरकार नहीं है, उनके मुख्यमंत्री नहीं है, वहां पर जो प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं संगठन का, उनके चेहरे भी आपके दिमाग में आ गए होंगे। तो एक तो हम इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा विषय है रामलीला मैदान में राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा का प्रलाप, बल्कि मैं कहूंगा विलाप। और उनके समर्थक जिस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग करने लगे हैं, जैसा वो 13 महीने का तथाकथित किसान आंदोलन चला था और उसमें कुछ वामपंथनों ने ये कामना की थी कि हाय हाय मोदी मर जा मोदी, उसी तरीके से आज फिर से दिल्ली के रामलीला मैदान में कहा गया कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। और राहुल गांधी को मोदी जी का कॉन्फिडेंस लूज दिखाई दे रहा है, अमित शाह के हाथों में कंपन दिखाई दे रही है। तो ये क्यों दिखाई दे रहा है ऐसा उनको? किसकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं? वीरेंद्र जी, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति पर आते हैं। नितिन नवीन 45 साल के हैं और ऊर्जा से भरे हुए हैं। संगठन के कार्य हों, एमएलए चुने जाने हों, मंत्री के तौर पर उनका कामकाज हो, बहुत संभावनाओं से भरा हुआ चेहरा है। इनके पिताजी भी एमएलए रहे थे और पटना के पश्चिमी सीट से ये जीते पहली बार और लगातार जीत ही रहे हैं। उनको सीधे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करना क्या संदेश और संकेत है मोदी और शाह की तरफ से और बीजेपी नेतृत्व की तरफ से? वैसे कई साल पहले संघ जो है वो कह चुका था कि अब नए नेतृत्व के हाथों में कमान सौंपी जानी चाहिए और उस दिशा में मुझे लगता है बहुत संकल्पबद्ध तरीके से इस समय ये जोड़ी यानी मोदी और शाह उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। हम लोग एक ऐसी पीढ़ी के लोग में हैं, हम आप दोनों, जहां एक पार्टी में तीसरी जनरेशन के हाथों में सत्ता सौंपने की तैयारी हो रही है।
और बाकी सारी पार्टियों में लगता है प्रकृति का जो चक्र है वो ठहरा हुआ है। वहां एक ही परिवार चल रहा है, और वो जब तक 80-90 साल का नहीं हो जाएगा तब तक वहां बदलाव नहीं होगा। इस वर्ष के प्रारंभ में बजट सत्र में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने ये एक व्यंग किया था भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। अमित शाह जब बोल रहे थे कि इतनी बड़ी पार्टी है, ये अपना अध्यक्ष क्यों नहीं चुन पा रही है, तब अमित शाह ने कहा था कि हमारी पार्टी में 2 करोड़ मेंबर हैं, हमें पूरे देश में तमाम हजारों लोगों करोड़ों लोगों से संपर्क करना होगा, कंसल्ट करना होगा, सबको इस प्रक्रिया में जोड़ना होगा, तब जाके हम अध्यक्ष चुनेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि अखिलेश जी, आपको मेरी ये गारंटी है कि आप अपनी पार्टी के अध्यक्ष लगातार रहोगे अगले 25 साल। तो फिर अखिलेश यादव चुप होके बैठ गए थे। नितिन नवीन की जो आज घोषणा हुई है, इनके बारे में सबसे रोचक तथ्य ये है कि इनका जन्मदिन और भारतीय जनता पार्टी का जन्मदिन एक ही है, 6 अप्रैल 1980। जो आयु पार्टी की है वही आयु इनकी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पहले भी पार्टी थी, उसका नाम भारतीय जनसंघ था, लेकिन चूंकि उसका 77 में जनता पार्टी में विलय हो गया था, तो उस पार्टी का मूल रूप तो समाप्त हो गया, इसलिए नए नाम से पार्टी बनानी पड़ी थी। और तो उसका नाम बीजेपी हुआ था। नितिन नवीन के आने से सबसे अच्छी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये स्पष्ट संकेत दिया है इस देश के युवाओं को, और पार्टी के जो युवा नेता हैं, जो इस समय जो है 30 से 40 साल की, जो 25 से 40 साल की आयु के हैं, कि यहाँ पे युवाओं को भी समय पे मौका मिलता है। बस केवल आपको जो है काम करना है, और आपको जो है नेताओं की गणेश परिक्रमा नहीं करनी है, जैसा कि संस्कृति कांग्रेस की है। तो नितिन नवीन अभी केवल 45 ईयर्स के हैं, 45 साल के हैं, यानी इनके पास अभी काम करने के लिए न्यूनतम 30 साल हैं। तो ये एक बहुत वेलकम साइन है। और आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने 2 साल पहले घोषणा की थी कि हम ऐसे 1 लाख लोगों को पार्टी में शामिल करें जिनके परिवार का कोई भी व्यक्ति कभी जो है किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं था, वो चाहे बीजेपी हो या कोई अन्य पार्टी हो। और उन्होंने भी और एक उनका वो भी था जनरेशन, वो नेक्स्ट 20 ईयर्स प्लान फॉर द ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी उन्होंने चर्चा की थी। तो यानी जो जो प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं वो उस पे कार्य होता है। और ये आज एक कड़ा स्पष्ट संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब अपना सत्ता हस्तांतरण के लिए नए जनरेशन के नेताओं को अगली जनरेशन की अगली पीढ़ी के नेताओं को उभारने का काम शुरू कर दिया है। और ये पहले भी, और ये पहली नियुक्ति नहीं है। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, वो भी 50 के नीचे के हैं। जो मोहन यादव मध्य प्रदेश के हैं, वो भी 50 के नीचे के हैं। जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, वो भी 45-50 के बीच में है। हरियाणा के नायब सिंह सैनी भी 50 साल के नीचे के हैं। आपको पता ही है बात, आप तो हरियाणा के बारे में जानते हैं। तो इसी क्रम में ये जो नई नियुक्ति हुई है, ये सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है कि वो भले कार्यकारी अध्यक्ष हुए हों, लेकिन अब वो राष्ट्रीय नेताओं की पंक्ति में शामिल हो गए। ये और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अभी 51-52 साल के हैं, और जबकि उनको मुख्यमंत्री बने हुए 9 साल पूरे हो रहे हैं। यानी जब वो मुख्यमंत्री बने थे तब वो ही वाज हार्डली 43 ईयर्स, और अगले वर्ष मार्च में योगी जी को एज मुख्यमंत्री 9 साल पूरे हो जाएंगे। तो ये जो आज जो नियुक्ति घोषणा हुई है, ये अपने आप में जो भारतीय जनता पार्टी का लगातार नेतृत्व को उभारने का और नई लीडरशिप को लगातार विकसित करने का जो प्रयास चलता रहता है, ये उसी का ही ये निर्णय उसी आधार पे हुआ है। और ये कांग्रेस के लिए और जो परिवारवादी दलों के लिए ये बहुत बड़ा एक तमाचा है, एक झटका है कि वो देखें उनकी पार्टी में क्या हो रहा है। जी। और चूंकि बिहार के चुनाव होकर के निपटे हैं और बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, दोनों ही राज्यों में, बल्कि मैं तो उत्तर प्रदेश में भी कहूंगा, बहुत बड़ी संख्या में, अच्छी खासी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में तो नहीं, अच्छी खासी संख्या में सिन्हा रहते हैं, कायस्थ रहते हैं। और ये अगड़ी जाति मानी जाती है, ये कोई अनुसूचित इनकी जाति या संख्या बहुत कम है बिहार में, संख्या कम है बिहार में। तो ये
बंगाल में भी है, बंगाल में भी है। मेन बात उड़ीसा में में भी है। हाँ, मेन बात ये है कि अगर हम जाति पाति को छोड़ भी दें, तो जो एक संदेश और संकेत देना होता है, एक दिन पहले ही फैसला हुआ था उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी को बनाए जाने का, जो कुर्मी समाज से आते हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, और हम लोगों ने 61 चर्चा की साल के हैं मात्र वो। ही इज जी ओनली हाँ। 61। तो जो जाति या रायता फैलाने की कोशिश राहुल गांधी और अखिलेश यादव और कुछ दूसरे दल कर रहे हैं इन दिनों, एक तरीके से उसको भी फिनिश करने की कोशिश है, उसकी भी काट है ये, कि ठीक है, अगर आप जाति-जाति कर रहे हैं, तो लीजिए, हमारे पास भी कुछ दाँव-पेंच तो हैं। देखिए 2 बातें हुई हैं। पहली बात तो है कि सोनिया गांधी जब से वो कांग्रेस की मालकिन बनी हैं, तो उन्होंने एक काम ये किया है कि जो नेहरू आज़ादी के पहले से लेकर के राजीव गांधी के समय तक जो कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी थी, राष्ट्रवादी पार्टी थी, वंदे मातरम को गाती थी, मानती थी, भारत माता की जय बोलती थी। तो कांग्रेस एक राष्ट्रीय मध्य मार्ग की समावेशी इंक्लूसिव पार्टी थी, जिसको बोलते थे कि वो एक अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म है जहां सब हैं। तो सोनिया गांधी के बाद से ये जो है इस पार्टी का जो है आधार सिकुड़ना शुरू हुआ, और इसने धीरे धीरे जो जो इंडियन पॉलिटिक्स में जो मध्य मार्गी स्पेस था उसको वेकेट करना शुरू किया, और जिसको हाल में प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये कांग्रेस नहीं है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, ये मुस्लिम लीग ये मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस है। तो कांग्रेस ने अपना वो जो 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 उसका जो मूल चरित्र था, अब उसको पूरी तरीके से त्याग दिया है। और उसके बाद 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से जो जो भारतीय राजनीति में जो मध्य मार्गीय समावेशी इंक्लूसिव पॉलिटिकल स्पेस है, उसको पूरी तरीके से अब बीजेपी वहां पे स्थापित हो गई है। तो कांग्रेस के सामने अब केवल जो है समाज को और कांग्रेस बिल्कुल जो है इस समय एक रेडिकल कम्युनिस्ट पार्टी है जो केवल अब जो है समाज को तोड़ने में लगी हुई है। अभी राहुल जो है प्राइम मिनिस्टर के यहाँ सूचना आयोग के सिलेक्शन की मीटिंग में गए थे, उन्होंने बड़े हाथ पांव पटके, इसमें एक भी ट्राइबल नहीं है, इसमें बैकवर्ड नहीं है, इसमें माइनॉरिटी नहीं है, ये सब उन्होंने किया था। तो आज जो काम कभी नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने और नरसिम्हा राव ने नहीं किया, वो काम राहुल गांधी कर रहे हैं। ये सब तो मनमोहन सिंह के समय भी नहीं हुआ था। तो अब कांग्रेस पूरी तरीके से जो सांस्कृतिक मार्क्सवादियों को कहा जाता है वोकिस्ट पार्टी हो गई है, और ये एक वामपंथी पार्टी हो गई है। और राहुल गांधी के जो सबसे बड़े दोस्त थे सीताराम येचुरी, जो कि सीपीएम के महामंत्री थे, और अब उनके सबसे बड़े सलाहकार सीपीआई एमएल के नेता हैं दीपांकर भट्टाचार्य। आपने उनको देखा होगा बिहार में, वो बहुत सक्रिय थे राहुल गांधी के साथ। तो कांग्रेस के पास अब केवल समाज को तोड़ने का और कैसे समाज को खंड खंड में बांटा जाए, इसके लिए उन्होंने जाति का मुद्दा उठाया, जाति जनगणना का मुद्दा उठाया। तो इस वर्ष अप्रैल में केंद्र सरकार ने उनकी मांग ये मान ली और कहा जाति जनगणना की जब जनगणना होगी अगले वर्ष से, तो उसमें जाति का कॉलम भी होगा। तो इनका मुद्दा वो छिन गया। अब इससे बड़ी इनको मायूसी हुई, और ये पूछते थे कि भारत सरकार में जो 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 सचिव हैं उसमें कितने दलित हैं, कितने ओबीसी हैं और कितने जो है ट्राइबल हैं, ये सब पूछते थे वो। तो और ये किस जाति का है, वो किस जाति का है, और मिस इंडिया किस जाति की है, ये भी पूछते थे वो। तो कांग्रेस का जो है समाज को तोड़ना चाहती है जाति में, और जो बीजेपी का जो पिछले 11 साल से प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार में जो एजेंडा है, वो वास्तव में समावेशी है, जिसका नाम उन्होंने दिया है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, उसमें जो 3-4 बातें जोड़ी गई हैं, और ये धरातल पे उतार के दिखाया है सरकार ने। जो अगर 45 लाख करोड़ रुपया लोगों के खाते में सीधा पहुंचा है पिछले 10 साल में, तो मैं तो मानता हूं ये चमत्कार है। तो ये जो राहुल गांधी जो कर रहे हैं और जो बीजेपी कर रही है, जनता को समझाने की जरूरत नहीं है। लोग समझते हैं कि ये जो समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने, आरजेडी ने यूपी और बिहार में जो जाति का जहर फैलाया, अल्टीमेटली उनको मिला क्या?
उनको डिलीवर तो बीजेपी ने किया ना। जो उनका असली इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है वो तो बीजेपी के आने के बाद हुआ। उसके पहले तो केवल खोखले नारे थे कि भाइयों मंडल लागू हो गया है, अब डीएम सीएम पीएम तीनों अपने होंगे। जी, जरा बाबा जी को जोड़ लेते हैं, बाबा जी का स्वागत भी कर लेते हैं। बाबा जी नमस्कार, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। बहुत जय सारे श्री नाम, राम। जय श्री राम। बहुत सारे नाम चल रहे थे बाबा जी। कोई किसी को अध्यक्ष बना दे रहा था बीजेपी का, कोई किसी को बना दे रहा था, कोई कह रहा था दक्षिण से आएगा, कोई कह रहा था कि धूमल के बेटे को बना दिया जाएगा, और तरह तरह की कयास। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के जो फैसले होते हैं, खासतौर से मोदी और शाह के, उसमें मीडिया जो है वो चारों खाने चित हुआ है। और अध्यक्ष आ भी कहां से रहा है? बिहार से। तो क्या हम ये माने कि अब बिहार और पूरा जो पूर्वी भारत है, पूर्वी छोर का भारत है, उस पर अब ध्यान केंद्रित कर दिया है मोदी और शाह ने? क्योंकि वो 2013-14 से ही कहते आ रहे हैं कि भाई जो हमारा पूर्वी छोर है भारत का, वो भी अगर पश्चिम की तरह विकसित हो जाए तो जो हमारा सपना है 2047 तक का कि हम एक विकसित राष्ट्र बना देंगे, उसको अचीव करने में फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक ध्यान दिया जा रहा है, उसका नतीजा ये है कि नीचे उड़ीसा में बीजेपी की सरकार बन चुकी। झारखंड को छोड़ दें तो बाकी राज्यों में अब लग रहा है कि भाजपा बहुत मजबूत हो गई है। झारखंड में भी कमजोर नहीं है, लेकिन सत्ता में नहीं है। और अगर हम पूर्वोत्तर को देखें तो पूर्वोत्तर में भी या तो भाजपा की सरकारें हैं या उनके सहयोगियों की सरकारें हैं, कांग्रेस की सरकार नहीं है। और बंगाल अगर मई 2026 में बीजेपी के पास आ जाए तो एक बड़ा काम पूरा हो जाएगा। सर नितिन नवीन जी का नाम पढ़ के ना, सिर्फ मीडिया को नहीं, कांग्रेस भाजपा के भी बड़े बड़े समर्थक और एनालिस्ट पैनलिस्ट को भी बहुत बड़ा झटका लगा होगा। हम लोग तो कहाँ शिवराज जी से लेके और अपनी वसुंधरा जी तक को अध्यक्ष बना रहे थे, हम लोग धूमल के बेटे को बना रहे थे, और पता नहीं कितने नाम चल रहे थे सर, देवेंद्र फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस, और जो सर ये सब बहुत बड़े बड़े नाम थे जो ऑलरेडी लाइमलाइट में है या जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है। परंतु सर 45 साल के एक यंगस्टर को आज तक का भाजपा का सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है। और एक तरफ देखिए ना सर, पार्टी की सोच देखिए आप। ऐसी बात नहीं है, पार्टी भाजपा में भी 60 और 65 और 70 और 75 साल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं। और सर नए जमाने की पार्टी और भविष्य का संगठन, भविष्य की पार्टी, भविष्य की भाजपा कैसी होगी, उसकी एक झलक मिलती है सर कि एक 45 वर्ष का युवक आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है। और सर ये एक बहुत बड़ा, अच्छा एक तरफ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को देख लीजिए जो कि 80 साल का है। सर मुझे याद है ना उठा जाता ना चला जाता। हाँ, ना उठा जाता है ना चला जाता है। और भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो एक दिन में 18 घंटे काम करने के लिए जाना जाता है। तो और सर भाजपा के कार्यकर्ता को पार्टी ने क्या संदेश दिया है कि आप बिना किसी पद की लालसा के देश की सेवा करते रहिए, पार्टी की सेवा करते रहिए, पार्टी और अपना काम जताने की, दिखाने की, हल्ला करने की, पब्लिसिटी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना काम करते रहिए, पार्टी आपको देख रही है और पार्टी एक अदना से कार्यकर्ता को भी टॉप पोस्ट पर ले आएगी।
सर कार्यकर्ता के लिए इससे बड़ा संदेश कोई हो नहीं सकता, कोई, और कम से कम भाजपा जैसी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ा राजनीतिक दल संख्या की दृष्टि से, अगर 45 वर्ष के एक युवक को, उनको शायद बिहार के बाहर कोई जानता तक नहीं रहा होगा। अभी आज जब उनका नाम क्लियर हुआ तो सर मैंने विकिपीडिया पे उनकी पूरी सूचना निकाली है कि उनके पिताजी जो है वो भी सिन्हा साहब थे, कोई नवीन किशोर सिन्हा, और उनका जब देहांत हो गया था तो ये 2008 या 8 में शायद उपचुनाव जीते, उसके बाद बांकीपुर से जो है लगातार शुरू में तो ये राजनीति में आने को ही तैयार नहीं थे, आने को तैयार नहीं थे। इनके इनकी मदर ने कहा कि नहीं आप अपने पिता की जगह जो है सेवा कार्य में लगिए, तब जाकर के ये राजनीति में आने के लिए तैयार हुए। तो सर एक अदना सा कार्यकर्ता जिसे बिहार के बाहर कोई जानता तक नहीं था, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया पार्टी ने। इससे बड़ा विश्वास एक कार्यकर्ता में और क्या दिखा सकती है कोई पार्टी? और देश को जो करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता है, उनके अंदर ये भरोसा कि आप निर्विकार भाव से, निस्वार्थ भाव से देश की और पार्टी की सेवा कीजिए, आप अपने आप ऊपर चले आएंगे। तो सर ये बहुत ही सुखद है। और जहां तक आपने कहा सर कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, सर मैं तो ये मानता हूं कि जिस दिन यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये 4 स्टेट जिस दिन परफॉर्म करने लगे और डेवलप कर गए ना, तो ये पूरे एक देश की इकोनॉमी तो यहीं से बिल्ड हो जाएगी। सर आज की तारीख में भी यूपी इज गोइंग टू बिकम अ 1 ट्रिलियन इकोनॉमी वेरी सुन, अगले 2 से 3 सालों में। सर जिस दिन बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ये 3 राज्य भी कदम ताल करते हुए जब चलेंगे ना साथ में, तो आप देश का विकास देखेंगे। और निश्चित रूप से भाजपा के नेतृत्व में अगली सरकार बंगाल में बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ईस्ट तो सर पूरा बंगाल फतह होते ही भाजपा के जो है वो सुशासन और डबल इंजन की सरकार में आप देखिएगा कैसे तरक्की होगी। सर पिछले 8 सालों में यूपी का जो टर्न अराउंड हुआ है, सर आज पंजाब और तमिलनाडु और महाराष्ट्र और गुजरात जैसे स्टेट्स के जितने उद्यमी हैं, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो सब के सब यूपी आना चाहते हैं। और आप देख लीजिएगा अगले 5 सालों में यही होड़ बिहार के लिए लगने जा रही है, क्योंकि सर बिहार में जितने संसाधन हैं, बस एक रोजगारोन्मुखी, एक विकासोन्मुखी सरकार की जरूरत थी, जो बिहार को मिल चुकी। आप देखिएगा सर क्या जबरदस्त तरक्की करता है देश। जी वीरेंद्र जी, एक बार एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अभी मेरे जो रिस्क लेने की जो कैपेसिटी है उसका पूरा टेस्ट नहीं हुआ है, अभी वो सामने नहीं आया। तो क्या रिस्क लेने की कैपेसिटी जो है वो अब प्रधानमंत्री दिखाना शुरू कर चुके हैं? ये तो वो डे 1 से कर रहे हैं। आप क्यों भूल जाते हैं कि 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुई थी। नहीं, ये आप अभी क्यों भूल जाते हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि 1 साल भी नहीं हुआ है इस इंटरव्यू को, ये तो पुरानी घटनाएं हैं सब। उन्होंने कहा और था उसके कि अलावा रिस्क लेने की मेरी उसके अलावा अभी जब जुलाई के अंतिम सप्ताह में डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ लगाया, फिर अगस्त में 25% और लगा दिया, बढ़ के 50 कर दिया, तब प्राइम मिनिस्टर ने कहा चाहे जो हो जाए, हम अमेरिका से सोयाबीन और कृषि उत्पाद और डेयरी प्रोडक्ट और फिशरी के प्रोडक्ट को हम आयात नहीं करेंगे। हम अपने किसानों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, उनके हितों को लिए पे हम समझौता नहीं करेंगे। और इसमें जो भी इसमें रिस्क और जोखिम है, मैं उसके परिणामों को भुगतने के लिए तैयार हूं, ये कहा था पीएम ने। और उसके बाद जो है भारत की ओर से डोनाल्ड ट्रंप ने उसके बाद लगातार कहना जारी रखा कि मैंने इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराया,
प्राइम मिनिस्टर ने कभी ट्रम्प के इस गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के ऊपर कभी टिप्पणी नहीं की। अगस्त गया, जुलाई और सितंबर गया, अक्टूबर गया, नवंबर गया और दिसंबर में ट्रम्प का फोन आ गया कि और मोदी जी क्या हाल चाल है। और अब तो दुनिया को मालूम हो गया है कि फोन कॉल की पहल व्हाइट हाउस से की गई थी और जो यूएसए का ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने कहा है कि इंडिया हैज ऑफर्ड अस द बेस्ट डील। तो पीयूष गोयल ने कहा कि इफ वी ऑफर्ड यू द बेस्ट डील तो डॉटेड लाइन पे साइन कर दो। उसके बाद यूएस हियरिंग में प्राइम मिनिस्टर मोदी और पुतिन साथ बैठे हुए हैं, का पोस्टर लहराया गया और वहां पे रिपब्लिकन्स ने गाली और डेमोक्रेट ने कहा कि इंडिया के साथ हमने पिछले 25 साल में इतने परिश्रम से हमने रिश्ते प्रगाढ़ बनाए हैं, एक विश्वास का रिश्ता बनाया है और डोनाल्ड ट्रम्प अपने सनक में उसको उसको इस रिश्ते को तबाह कर रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर तो जो है और सबसे बड़ी बात ये है, अगर आपका संकल्प और नियत शुद्ध है तो वही आदमी जोखिम ले सकता है। तो प्राइम मिनिस्टर को जो और मैं तो साफ कहता हूं, मैंने अपने जीवन काल में भारत में ऐसा नेता नहीं देखा हु हैज ए फायर इन द बेली। इसका सीधा अर्थ केवल ये होता है महत्वाकांक्षी व्यक्ति होना। तो प्राइम मिनिस्टर अब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, अब उनकी क्या महत्वाकांक्षा है? उनको अपने लिए महल नहीं बनाना है, उनको अपने लिए कोई 2 करोड़ की कार नहीं खरीदनी है। उनकी महत्वाकांक्षा केवल ये है टू मेक इंडिया डेवलप्ड नेशन। और जहां तक जोखिम की बात है, अमेरिका से पंगा लिया। अमेरिका ने कहा भाई आप रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं खरीदेंगे। हमने कहा हम खरीदेंगे। अमेरिका नाराज हुआ कि भाई आपने अपनी वैक्सीन डेवलप कर ली, अफ्रीका को आप बहुत सस्ते में दे रहे हैं, हमारी कंपनी है फाइजर को अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। हमने कहा हम देंगे। और भी तमाम ऐसे फैसले हैं ईंधन रूस से भारत वो घटने के बजाय बढ़ गया है। हम रूस से क्रूड ऑयल खरीदेंगे, अमेरिका ने बहुत दबाव डाला और इसीलिए टैरिफ बढ़ाया है। लेकिन हमारा रूस से तेल का आयात जारी है और बल्कि ये हो रहा है कि हमारा जो टोटल जो क्रूड का आयात है अपनी आवश्यकताओं के लिए लगभग उतने ही मूल्य का भारत से पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल का निर्यात भी हो रहा है। तो पीएम तो इस तरह के व्यक्ति है ही नहीं कि मेरा पॉलिटिकल लाभ अगर नहीं हो रहा तो ये निर्णय टाल दो, ये निर्णय हम करेंगे नहीं चाहे देश का कितना नुकसान हो जाए। तो सही है। ये है अगर आपकी नीयत शुद्ध है, आपका उद्देश्य शुद्ध है, आपका संकल्प शक्ति आपके पास है, ऐसा ही व्यक्ति जो है इस तरह के निर्णय कर सकता है। बाबा जी, बहुत सारे नाम जो चल रहे थे बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए, मन ही मन उनमें से कई तो खुश हो रहे होंगे क्योंकि ये तो बहुत महत्वपूर्ण पद है, और ऐसे और भी होंगे जिनके नाम नहीं चल रहे थे लेकिन जो उम्मीद से रहे होंगे। हमें तो पता है कि 2014 से पहले किस तरह पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ऐसे ही बट जाते थे। जो दुल्हन वही जो पिया मन भाए, मतलब जो पसंद आ जाए उसी को पद्मश्री दे दो लाइन में लगा करके। अब आप देखिए कैसे कैसे लोगों को पद्म सम्मान मिल रहे हैं, नागरिक सम्मान मिल रहे हैं, कैसे कैसे लोगों को संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर बैठाया जा रहा है। चाहे वसुंधरा राजे गाल फुलाए बैठी रहें, चाहे रमन सिंह नाराज हों, चाहे थोड़ा सा शिवराज चौहान को बुरा लगे, 2-4 शेर सुनाए वो जब नया नाम सामने आ जाए और उनसे कहा जाए कि नहीं आप नहीं बन रहे हैं, लेकिन फैसले वही हो रहे हैं जिनसे अल्टीमेटली पार्टी को और देश को, अल्टीमेटली देश को और समाज को फायदा होता हो, जिनसे एक सही संदेश जा रहा हो। कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं बाबा जी इस देश में जो वंशवाद से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, कुछ जो नहीं, सारी पुरानी पार्टियां बीजेपी के जी अलावा सारी पार्टियां वंशवाद में हैं। बीजेपी और वामपंथी दो को हम कह हाँ सकते हाँ हैं हाँ, कि बस 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 बस। ये वामपंथी दलों में भी वंशवाद नहीं है, पर बाकी सारी पार्टियों में तो वही बेल चली आ रही है। दादा था, फिर पिताजी थे, अब बेटे हैं और अगली पीढ़ी का भी नाम बदला जा रहा है।
बताते हैं प्रियंका वाड्रा ने अपने बेटे का नाम बदल करके बीच में राजीव नाम घुसा दिया है, अपने पिताजी का नाम, और रॉबर्ट वाड्रा का नाम हटा दिया है। तो एक तरफ तो वो और एक तरफ मोदी और शाह, जो बिल्कुल किसी तरह के प्रेशर में ही नहीं आ रहे हैं, जिन्होंने ये बता दिया कि 240 सीटें आई हैं तो क्या हो गया है, हमारे काम करने के, हमारे फैसले लेने के तौर तरीकों में रत्ती भर अंतर आने वाला नहीं है। जी नहीं, आप अखबार नहीं पढ़ते हैं। देखिए, प्रियंका ने कहा कि वो अमित शाह के हाथ कांप रहे थे। इसका मतलब आपने अखबार ठीक से नहीं पढ़ा। उस पर आएंगे, उस पर आएंगे। पहले जरा अध्यक्ष पद पर सर, आपने कहा ना मनपसंद लोगों को पद्मश्री। अरे सर, मनपसंद को छोड़िए, खुद को लोगों ने भारत रत्न दिए हैं सर, खुद को भारत तीन रत्न तीन दे लोगों ने डालो दिए। जी। दूसरे को क्यों देना, बाहर क्यों जाएगा भारत रत्न, घर का घर में रखो। और आप कह रहे थे कि मुझे याद है एक बार एक बड़ा चुटकुला चला था कि पार्टी अध्यक्ष राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी को कहा कि गैस का सिलेंडर का दाम बढ़ जाने से जनता में बड़ी त्राही है, और पार्टी अध्यक्ष राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी को रिक्वेस्ट किया, तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पार्टी अध्यक्ष राजीव गांधी की रिक्वेस्ट को मान लिया और सिलेंडर का दाम घटा दिया। सर, इस तरीके से तो देश की राजनीति चलती थी। आपने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टियां में एकमात्र है जहां अभी परिवारवाद नहीं है। सर, पर कम्युनिस्ट पार्टियों की हालत क्या हुई है? आज कम्युनिस्ट पार्टियों का मानचित्र पे अगर आप डॉट्स ढूंढने शुरू करेंगे तो उनका अस्तित्व कहीं दिखता ही नहीं है। और भाजपा के अलावा जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां, सर, यहां तक कि जो जिन नेताओं ने अपने बल पे जो राजनीतिक मुकाम हासिल किए थे, ममता बनर्जी जैसे, उन्होंने तक अपने भतीजों को पार्टी कमान सौंप दी। और जो इतनी पुरानी अकाली दल जैसी पार्टी हुआ करती थी, आई थिंक वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज इन द कंट्री, आजादी के पहले की है। हाँ, उसका भी जो अध्यक्ष है वो उस पार्टी पर भी एक परिवार ने कब्जा कर लिया और आज वो उस परिवार की पार्टी हो गई। और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितनी भी पार्टियां हैं सब परिवारवादी। अच्छा, ये परिवारवादी लोग एक चीज और करते हैं, इनकी बेशर्मी देखिए कि ये कहते हैं कि भाजपा को ना शासन करना नहीं आता। हाँ, मैंने कहा ये बात तो सही, मोदी को शासन करना, मोदी और योगी कहाँ जानते हैं शासन करना। भाजपा को या मोदी को शासन करना तो हम तब मानते हैं ना कि मोदी के परिवार में कम से कम 30-35 एमपी, एमएलए, गवर्नर, एमएलसी, ब्लॉक प्रमुख, जिला प्रमुख, हाई प्रमुख, वो कोऑपरेटिव, वो फेडरेशन के चेयरमैन होते और कम से कम 36 लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा मेंबर होते, तब हम मानते कि हाँ भाई मोदी को शासन करना होता है। या योगी जी के भाई बहन भतीजे भांजे सब भी कम से कम करोड़ोंपति अरबोंपति होते, लैम्बोर्गिनी में लखनऊ में घूमते, दलाली करते, तो हम मानते कि योगी जी को शासन करना आता है। अभी योगी जी की बहन एक उत्तराखंड के एक गांव में, दुकान नहीं कहते सर उसको, टपरी बोलते हैं, टपरी चलाती हैं चाय की, योगी जी की सगी बहन। तो ये तो बात सही है कि भाजपा के नेताओं को शासन करना नहीं आता। भाजपा के नेताओं में वंशवाद नहीं है, भाजपा में वंश के आधार पे या नेपोटिज्म के आधार पे उच्च पदों पर नहीं बैठाए जाते लोग। वैसे रोग भी नहीं है कि राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल हों इनमें से किसी के खिलाफ। हाँ, उस तरह का रोग भी नहीं है जी। और भाजपा के जो आज जो शीर्ष नेता, उनमें से कोई सा भी जो है द्वीप नहीं खरीद रहा या होटल इंडस्ट्री में होटल नहीं बना रहा, या जिसने लखनऊ की मुख्य सड़क पे 5 कोठियां खरीद ली हो, वो जिनके कि बाप के पास साइकिल का पंचर बनवाने के लिए पैसे नहीं होते थे, आज वो अरबपति नहीं खरबपति बन के लखनऊ में घूम रहे हैं। तो ये तो निश्चित बात है सर कि भाजपा के लोगों को शासन करना नहीं आता। देश को दोनों हाथों से कैसे लूटा जाता है और कैसे अपनी पीढ़ियों के लिए खरबों की संपत्ति बनाई जाती है, भाजपा के नेता वाकई नहीं जानते। और इसी कड़ी में एक
अनजान गुमनाम से कार्यकर्ता को आज राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ जो है उनको बढ़ा दिया है। और निश्चित रूप से एक बात बताइए ना, जब इतने कर्मठ लोगों, एक लड़का है, जैसे वो यूपीएससी की तैयारी करते हैं लड़के, एक लड़का है सर, मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो एक एक दिन में 18-18 घंटे वहां मुखर्जी नगर में तैयारी करते थे, और फर्स्ट अटेम्प्ट में वो जायसवाल जी जो है बनारस वाले, उनके पिताजी जो है रिक्शा चलाया करते थे। एक जो है वो 6 साल से तैयारी कर रहा है, उसने किताब को कभी हाथ लगा के देखा कि वहां पे सिर्फ आवारागर्दी करता है, और फिर कल को रोएगा कि मुझे इन कारणों से जो है मेरा जो है रिजल्ट चोरी हो गया। सर राहुल गांधी भाजपा के जो कार्यशैली है, जो कार्य संस्कृति है, उसकी नकल करते बजाय बहानेबाजी के कि हम तो जी इसलिए हार गए। अच्छा एक बात बताइए, आज दिल्ली में पूरी दिल्ली पॉल्यूशन को लेके त्राहिमाम कर रही है। आज लोग बता रहे हैं कि 400-600, एक जगह तो मैंने पढ़ा, हालांकि झूठ है या सच मुझे पता नहीं है, 800 AQI का एक आदमी जो है वो स्क्रीनशॉट दिखा रहा था मुझे। सर ये मुद्दा है, इस मुद्दे पे सरकार को घेरा जा सकता है, परंतु राहुल गांधी को जो असली मुद्दे हैं, जो देश की जनता को प्रभावित करते हैं, वो आदमी उनको टच भी नहीं करता, और वोट चोरी जैसे फर्जी मुद्दों पे पूरी की पूरी राजनीति चला रहा है और अपनी पूरी पार्टी को उसी रास्ते पे ले जा रहा है। आज मैं हरियाणा का एक वो पढ़ रहा था, हरियाणा में भी कुछ लोग बोल रहे थे कि हाँ हम हरियाणा का चुनाव इसलिए आ रहे क्योंकि वोट चोरी हो गया। अब बताइए, इसका मतलब आप असली कारण, जब आप जिस बीमारी का डायग्नोसिस कायदे से नहीं करेंगे, हाउ कैन यू ट्रीट इट? तो डायग्नोसिस पे ध्यान ही नहीं है राहुल गांधी का। जी देखिए साहब, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये सब कितनी जोर लगा रहे हैं, कितना परिश्रम कर रहे हैं, इतनी भीड़ जुटवाई, ठंड वैसे हो रही है, दूर दूर से जो है किस तरीके से मैनेज करके रामलीला मैदान को भरवाने की कोशिश की। ये अलग बात है कि रैली के माथे पर तो फ्लॉप रैली का ठप्पा सर, चस्का हो गया। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। आज वहां एक नारा लगा है, मोदी तेरी कब्र खोदेगी। जी उसी हाँ पे आ हाँ रहा हूँ, लगा है। उसी पर जी उसी पर आ रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ कि ये जब ये 13 महीने का तथाकथित किसान आंदोलन हुआ था, तब वहां कुछ वामपंथन छाती पीट रही थी ये कह करके कि हाय हाय मोदी, मर जा मोदी। जी और आज फिर से वही नजारा देखने को मिला कांग्रेस की रैली में, जो महिलाएं जा रही थी, खास तौर से जो जयपुर की शहर अध्यक्ष हैं इनकी कांग्रेस की, उनके नेतृत्व में महिलाओं ने ये कहा कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। अगर आप उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप मैदान में उनसे नहीं लड़ पा रहे हैं, अगर जनता ने आप पर भरोसा करना बंद कर दिया है, तो आप किसी दूसरे के मरने की दुआएं करेंगे? आप इस तरीके से गाली देंगे उनको? और इससे भी बढ़कर के राहुल गांधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी कॉन्फिडेंस लूज कर गए हैं, यानी जो तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बना हो, जिसने लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा जीत लिया हो, महाराष्ट्र जीत लिया हो, दिल्ली जीत लिया हो, बिहार जीत लिया हो, और अब बंगाल जीतने की ओर अग्रसर हो, वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर गए हैं। और जिनको 6 राज्यों के चुनाव में केवल 81 सीटें मिली हैं, वो कह रहे हैं कि साहब सामने वाला कॉन्फिडेंस लूज कर गया है। इनको 6 राज्यों में 81 सीटें मिली हैं कुल, और ये कहते हैं कि अमित शाह के हाथ कांप रहे थे लोकसभा में बोलते हुए। अमित शाह ने किस तरीके से राहुल गांधी को डांटा है, ये तो पूरे देश ने और दुनिया ने देखा है। तो ये किस तरह का वातावरण बनाना चाहते हैं और किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं वीरेंद्र जी? देखिए अब बात बहुत साफ हो गई है। गाली देने का सिलसिला चलते हुए अब 12 साल हो रहे हैं, ये 12वां साल चल रहा है।
और आज जिस तरीके से गाली दी गई है उससे बात बहुत स्पष्ट है। जो राहुल गांधी का समाज को में जो दीमक की तरह काम करने का समाज को नष्ट करने का जो एजेंडा है, अब वो इस तरीके से अगर गाली दे रहे हैं तो वो समाज में प्राइम मिनिस्टर को गाली देना एक न्यू नॉर्मल क्रिएट करना चाहते हैं। कल को स्कूल के बच्चे भी गाली देंगे अपने टीचर को, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को, अपने माता पिता को, बड़े भाई को, बड़ी बहन को। वो कहेंगे कि जब 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 इस देश का इतना बड़ा नेता, इंदिरा गांधी का पोता, राजीव गांधी का बेटा जब प्राइम मिनिस्टर को गाली दे रहा है, तो हम भी तो अपने टीचर को गाली क्यों नहीं दे सकते। तो समाज में अशिष्टता, समाज में अश्लीलता, समाज में उच्छृंखलता, समाज में अनुशासनहीनता को अगर एक नॉर्मल बिहेवियर, एक समान बिहेवियर के रूप में अगर मान्यता मिल जाती है, तो ये कम्युनिस्टों का बहुत ही घातक एजेंडा है जो इन्होंने पूरे दुनिया में चलाया है। किसी भी फलते फूलते राज्य को, जैसे इस समय हनुमानगढ़ में जो एथनॉल की फैक्ट्री लग रही है, उसको लेकर के कम्युनिस्टों का जिहाद चल रहा है। वहां पर भी पंजाब और हरियाणा से जो है किसान जिहाद करने पहुंच रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि इस फैक्ट्री से जो एफ्लुएंट सर सर निकलेंगे सर वो उससे कम्युनिस्टों का नहीं सर, वो प्योर हाँ, कांग्रेसी एजिटेशन है, उसमें कम्युनिस्टों का कोई वही रोल नहीं है मतलब सर, सब। प्योर कांग्रेसी। अरे कम्युनिस्ट में गए हैं पंजाब से, अच्छा हाँ वो पंजाब से गए वो हैं, पंजाब जी से जी गए हैं। तो और जबकि उस कंपनी ने साफ कहा है कि जो 100% जो निकलेगा एफ्लुएंट, वो सब यहाँ पे जो है रिसाइकल होगा और ट्रीटमेंट के बाद वो दोबारा इस्तेमाल होगा। तो इनको हर जगह कहीं ना कहीं इनको कॉन्फ्लिक्ट चाहिए, इनको बवाल चाहिए, इनको समाज में तनाव चाहिए, अशांति चाहिए। तो ये जो गालियां दी जा रही हैं, ये इसी लॉन्ग टर्म गेम प्लान का एजेंडा है, ताकि समाज में लोगों की जबान गंदी हो और छोटी छोटी बातों पे और गली गली में लोगों के संबंध खराब हो और टकराव हो, मारपीट हो और समाज में अशांति बढ़े। ये वही एजेंडा है। और ये इसको और ये इसके ऊपर 10 साल से 12 साल से काम कर रहे हैं। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण के समय से ही, 2014 से। आप याद करिए, ये खाली मणिशंकर अय्यर ने कितनी गालियां दी थी कि आए ये ये मोदी तो आके हमारे यहाँ चाय बेचे। तो कांग्रेस के में ऐसे नेताओं की लंबी सूची है जो प्राइम मिनिस्टर के बारे में, प्राइम मिनिस्टर की माता जी के बारे में, जो दुनिया में नहीं है। अभी बिहार चुनाव हो रहा था सितंबर में, कांग्रेस के मंच से प्राइम मिनिस्टर की माता जी को बहुत भद्दी भद्दी गालियां दी गई। आपने देखा है, अभी तो 3 महीने पहले की बात है, बिहार में हुआ ये। तो और जो है और एक उनके नेता हैं कांग्रेस के, राशिद अल्वी, उन्होंने कहा कि हम इस तरह की गाली को डिफेंड तो नहीं करते, लेकिन वो अमित शाह ने क्या कहा था विधानसभा में कि जब इमरजेंसी में हम कहते थे कश्मीर की गलियां सूनी है और इंदिरा गांधी खूनी है, उन्होंने ये भी तो कहा था। तो एंकर ने उनको बताया, भाई ये तो एक पॉलिटिकल नारा था, लेकिन आप सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये इतना गहरा हिंसात्मक अटैक क्यों, घृणा से भरा हुआ? तो ये केवल समाज में कैसे अस्थिरता फैले, कैसे समाज का शिष्टाचार का नियम जो है उनका पतन हो, और ये गाली देना, हिंसा फैलाना और घृणा फैलाने वाली बातों को एक सामान्य शिष्टाचार, सामान्य व्यवहार बना देने की ओर ये कांग्रेस का लॉन्ग टर्म गेम प्लान है। जी बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपका भी और वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब आपका भी। सर एक जी एक बाबा अंतिम एक लाइन जोड़ देना जी चाहता हूं। बिल्कुल। जी बाबा सर जी। राहुल गांधी को एक बात समझने की जरूरत है कि संसद में धज्जियां उड़ा देने से राजनीति नहीं चलती। ना ना धज्जियां धज्जियां उड़नी चाहिए उस दिन जिस दिन वोटों की गिनती हो रही हो। सिर्फ उसको मैं धज्जियां उड़ना जानता हूं। और हम ये जानते हैं कि पिछले 96 या 97 चुनाव में जनता ने आपकी धज्जियां उड़ा दी हैं। बाकी आप झूठे आरोप लगा के, गालियां देके धज्जियां उड़ाते रहिए। असली धज्जी वो होती है सर जो जनता उड़ाती है और ईवीएम के बटन से निकलती है वो धज्जी। वो उड़ी कि नहीं उड़ी और किसकी उड़ी। तो राहुल गांधी जिस दिन ये समझ जाएंगे ना कि भैया
अंतिम लक्ष्य वोटों की गिनती होता है। ऐसा काम करिए कि वोट बढ़े। ब्राउनी पॉइंट्स संसद में या रैलियों में स्कोर करने से राजनीति नहीं चला करती। जी, बहुत सही बात आपने कही है। जनता का विश्वास जीतिए। हाँ, जनता तय करेगी किसको सत्ता में रहना है, किसको सत्ता में नहीं रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का भी और दर्शकों का भी। और दर्शकों से निवेदन है कि आप जैसे ही आए चर्चा शुरू करें सुनना। अगर आपको आपके मन लगती चर्चा लग रही है तो लाइक का बटन जरूर दबाया करें, इससे हमारी रीच बढ़ जाती है। दूसरे, अगर आपको ये वाकई वीडियो अच्छी लगी है, चर्चा अच्छी लगी है, तो इसको फॉरवर्ड करें, इसको साझा करें अपने मित्रों को ग्रुप्स में। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकॉन को दबाएं, उसमें भी ऑल वाला बटन दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिले। और बाबा जी के दोनों चैनल आप सब्सक्राइब करें, उनको सपोर्ट करें, स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो जय मच। श्री राम। नमस्कार। हर हर महादेव। हर हर महादेव।